अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन मैन। कई बार पेपर्स में या टेस्ट्स में जो है इसको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के नाम से भी इस टॉपिक को दे दिया जाता है। ब्रीथिंग के बारे में लिखा हुआ कि वो प्रोसेस है जिसमें फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन जो वो आपके लंग्स में चली जाए और आपके लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको बाहर लेके आया जाए। आपकी बॉडी में जो फ्रेश एयर ऑक्सीजन की फ्रेश एयर जिसे आप ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो कहाँ से आती है? आपके प्लांट्स से आती है। प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजन को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन तैयार होता है वो प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होती है उसके नीड्स से बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो उसको बाहर इन्वायरमेंट में लाया जाता है और इन्वायरमेंट में वो ह्यूमन बॉडी के एंटर में चली जाती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स में प्रोवाइड कर दी जाती है। और दूसरी चीज़ जो है उसमें आपकी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है, आपके लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको पंप किया जाता है आउट ऑफ द लंग्स और वो आपकी प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। लंग्स से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स जो है वो एक स्पॉन्जी नेचर है और स्पॉन्जी नेचर की वजह ये होती है कि लंग्स में एल्वेओलाई मौजूद होते हैं। देन आपके पास ये बताया जा रहा है कि दे नेवर पुल द एयर इन और पुश इट आउट। वो कभी भी हवा को ना अंदर खींच के लेके जाते हैं और ना उसको धकेल के बाहर लेके जाते हैं। लंग्स के बारे में लिखा हुआ है ये काम ये खुद नहीं करते, तो ये काम कौन करेगा? डायाफ्रैम, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रक्शन करते हैं लंग्स की। लंग्स इटसेल्फ ये स्ट्रक्चर फंक्शंस नहीं कर रहे होते। लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है, डायाफ्रैम, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो मौजूद होते हैं, ये आपके एक्सपेंशन और कंट्रक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इंस्पायरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। अगर आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो डायलेट हो रहे हैं उसे हम इंस्पायरेशन कहेंगे। अगर आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन कहेंगे। डायाफ्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि डायाफ्राम जो फ्लोर है चेस्ट कैविटी का मस्कुलर शीट है और ये थोराइक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। थोराइक कैविटी व्हाट इज रिलेटेड योर थ्रॉट, आपके फेरिंग्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को, और आपके एब्डोमिनल कैविटी यानी आपके पेट के स्ट्रक्चर को ये सेपरेट करता है डायाफ्रैम। शेप डायाफ्राम की शेप ज़्यादा डोम लाइक कब होगी? डोम लाइक का मतलब होता है फुल शेप कब होगी डायाफ्राम की? जब मसल्स रिलैक्सड होंगे यानी एक्सपायरेशन हो रही होती है। और इसी तरह डायाफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी आपके पास इंस्पायरेशन हो रही होती है। तो आप ये याद रखिएगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स हो तो इंस्पायरेशन होती है, कंट्रक्शन ऑफ द लंग्स हो तो एक्सपायरेशन। मोर डोम लाइक स्ट्रक्चर हो तो आपके पास एक्सपायरेशन होती है, लेस डोम लाइक स्ट्रक्चर हो तो आपके पास इंस्पायरेशन होती है। देन आपके पास जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया जा रहा है इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब्स को कहा जा रहा है कि ये चेस्ट कैविटी की वॉल बनाते हैं। जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स एलिवेट हो जाते हैं, जब रिब्स रिलैक्स होते हैं तो रिब्स सेटल डाउन हो जाते हैं और आगे इंस्पायरेशन अकर होती है और एक्सपायरेशन अकर होती है। आपने इसको ऐसे पढ़ना है कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स एलिवेट हो जाएंगे, रिब्स रिलैक्स होंगे तो रिब्स सेटल डाउन हो जाएंगे और इस तरह इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अकर होगी। दो सेट्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स के, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। आगे लिखा है कि मसल फाइबर्स जो होते हैं वो रन डायगोनली बट इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू सेट्स ऑफ मसल्स। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक तुरछे से स्ट्रक्चर में जो है वो क्या करते हैं? रन करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मौजूद है। इंस्पायरेशन में फ्रेश एयर अंदर आती है और इसे हम एक्टिव फेस ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि लो ऑक्सीजन एसी कंज्यूम्ड एयर, जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और इसे हम पैसिव फेस ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इट्स वेरी ईजी। आपने जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें लिखा कि इट इज़ टेकिंग ऑफ द एयर इन, हवा को अंदर लेके जाने का काम करता है। तो आपने एक्सपायरेशन को कहना है कि इट इज़ टेकिंग ऑफ द एयर आउट, इट इज़ रिमूवल ऑफ द एयर। वन फर्स्ट डिफरेंस। देन लिखा हुआ कि इट इज़ नाउन एज एक्टिव फेस ऑफ ब्रीथिंग, तो एक्सपायरेशन को आप कहेंगे इट इज़ नाउन एज अ पैसिव फेस ऑफ द ब्रीथिंग। देन लिखा जा रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड, तो आपने एक्सपायरेशन में कहना है कि स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज्ड। यहाँ से मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कराऊंगी। लिखा है कि मसल्स ऑफ द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स लिखा है कि मसल्स ऑफ द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एलिवेट द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मसल्स ऑफ द रिब्स रिलैक्स्ड, वहाँ पे कंट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे क्या हुए, रिलैक्स हुए हैं। वहाँ पे एलिवेट हुए थे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे सेटल डाउन हो गए हैं। देन दूसरा डिफरेंस देखिएगा, लिखा है कि मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कंट्रैक्ट एंड डायाफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक। डायाफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और डायाफ्राम जो होता है वो लेस डोम लाइक हो जाता है। एक्सपायरेशन में देखिए कि द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं और डायाफ्राम बिकम्स मोर डोम लाइक, ठीक है, ज़्यादा डोम लाइक हो जाता है और चेस्ट कैविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ये लिखा है। और ये सेकंड डिफरेंस हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे थर्ड डिफरेंस देखिए कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स होते हैं, और इसकी वजह से रिब केज होता है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स हो रहे हैं इंस्पायरेशन में। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स हो रहे हैं एक्सपायरेशन में और इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से रिब केज जो है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है। वहाँ पे रिब केज अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहा था, यहाँ पे डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस को देखिएगा, कहा जा रहा है बोथ दीज इवेंट्स रिजल्ट्स इन द इनर स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी, और वहाँ पे आप लिखेंगे बोथ, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि बोथ दीज इवेंट्स रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ इनर स्पेस ऑफ द थोराइक कैविटी। कौन से दोनों इवेंट्स जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल, इन दोनों इवेंट्स की वजह से जो इनर स्पेस डिक्रीज हो रहा है और वहाँ पे इनर स्पेस जो था वो इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रेशर जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया है थोरैक्स और लंग्स में, और एयर एंटर हो जाते हैं एल्विलाई में, और एल्विलाई जो होता है वो इन्फ्लेट्स हो जाते हैं। तो याद यहाँ पे रखिएगा कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया है थोरैक्स और लंग्स में, इसी वजह से हवा को कहा जा रहा है, एक्सपेल्ड किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो बाहर आ जाए, ठीक है। पहले वहाँ पे एयर को वहाँ पे जो है वो एंटर करवाया गया और जिसकी वजह से एल्विलाई इन्फ्लेट हो गए हैं। ये लाइन जो है यहाँ पे रिपीट में लिख दी गई है कि दिस डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ डायफ्राम एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड मोमेंट ऑफ काज इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी एंड रिड्यूस इंटरनल प्रेशर। तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई है क्योंकि ऊपर भी यही चीज़ समझाई गई है कि डायफ्राम जो होता है आपके पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आपके पास रिब्स जो होती हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो इस वजह से जो आपके पास चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोबारा उसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया एज इट इज़, इसका कोई डिफरेंस नहीं बनता है। अगला डिफरेंस हम देखेंगे कि प्रेशर जब लंग्स से रिमूव कर दिया गया है, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया है, तो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जो ही आपके लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं तो आपकी लंग्स के अंदर जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, एयर आपकी लंग्स में रश आ जाती है, अंदर आ जाती है बाहर से, क्योंकि बाहर आपका हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसी को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। तो जो ही आपके प्रेशर रिड्यूस हो गया, लंग्स एक्सपेंड होगी, लंग्स एक्सपेंड होंगी तो हवा बाहर से अंदर आएगी, और हवा के बाहर से अंदर आने की रीज़न ये है कि आपकी जो है हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बाहर मौजूद है, इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इसका डिफरेंस यहाँ पे ये मौजूद है कि एट लास्ट क्या होता है कि चेस्ट कैविटी रिड्यूस हुई और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो गया है, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट किया जा रहा है। जब आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो आपके लंग्स को कंपेल कर दिया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि हवा को फ़ौरन बाहर की तरफ मूव करवाए, और इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया है। आपने भी इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।